रेडी ऑन दिस चिल्ड्रन? रेडी ऑन दिस? चलिए। यस। तो वी वर डूइंग द सो कॉल्ड प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। सबसे पहले तो आपको ये एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कितने लोगों की जरूरत है आपको। फिर प्रोसेस चलेगा रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन एंड सो ऑन। नटशेल में आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था थोड़ा सा, ये एक एक करके इनको इन डिटेल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट इन योर कॉपीज चिल्ड्रन। व्हाट हैपेंड टू दिस स्लाइड भाई? चलिए, सबसे पहला काम है आपको मैन पावर रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा कि कितने लोगों की आपको जरूरत है। ये कैसे पता लगेगा? वर्कलोड एंड वर्क फोर्स, सब दोनों में फर्क क्या होता है? किस पर्सन को कितना काम देना है और टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन आपको चाहिए। तो मान लीजिए कि जैसे आपका स्कूल है, अब एक पर्टिकुलर टीचर को अगर 8 के 8 पीरियड पढ़ाने को बोल दिया जाए, क्या उसका आउटपुट ज्यादा हो पाएगा? मोनोटोनस हो जाएगा, फटीग स्टडी, और एक दिन दिमाग फट जाएगा उसका। तो इट इज टू बी ऑब्जर्व्ड कि सो कॉल्ड कितने लोग हमको चाहिए और उसके ऊपर लोड कितना है। अब मान लीजिए एक टीचर है जिसके डेली 8 में से 6 पीरियड होते हैं, 8 में से 6 पीरियड। इज दैट क्लियर? बट उसको पढ़ाना दो ही क्लास में है, पढ़ाना दो ही क्लास में है। तो उसको हम सो कॉल्ड 6 पीरियड दे सकते हैं। बट एक ऐसा टीचर है जिसको हमने 8 में से सिर्फ 5 पीरियड दिए हैं। कितने? 5। तो वो टीचर बोलेगा वो ज्यादा अच्छा, उसके 5 है मेरे 6 हैं। बट जिसके 5 हैं वो 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाता है। वो 4 सब्जेक्ट्स। तो उसको लेक्चर प्रिपरेशन कितने का करना है? 4 का। कॉपी कितनी क्लास की चेक करनी है? 4। एग्जाम में बंडल कितने मिलेंगे? 4। और ये जो 6 वाला है इसको सिर्फ 2 क्लास पढ़ानी है, और इसका सब्जेक्ट भी सेम है। इज दैट अंडरस्टूड वेल और नॉट? पक्का? तो वर्क फोर्स का मतलब हाउ मेनी पीपल, वर्कलोड मतलब व्हाट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क अ पर्टिकुलर पर्सन इज सपोज टू डू। ये बात सबको समझ में आ गई? तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स में किसी को कोई क्वेरी बच्चों? पक्का? ये दोनों बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? झटपट लिख लें लोग। अगला पॉइंट बता दिया सबको, ये तो हो ही गया। एनी डाउट चिल्ड्रन? नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे मैंने बताया, नंबर एंड टाइप अवेलेबल पता लग जाएगा। आपका ऑफिस अंडर स्टाफ्ड है, ओवर स्टाफ्ड है, या ऑप्टिमली स्टाफ्ड है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं ना अपने मोहल्ले के एसबीआई ब्रांच का, जहां पे काम ज्यादा है बट लोग उतने है ही नहीं। सो ब्रांच इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट चिल्ड्रन? अंडर स्टाफिंग। कम लोगों की रिक्वायरमेंट है, फालतू में 2 4 एक्स्ट्रा भरे हुए हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेगेटिव रिटर्न्स इन केस ऑफ लॉस ऑफ प्रोडक्शन, क्या हो जाएगा ये? ओवरस्टाफ्ड। जितनों की जरूरत है सिर्फ उतने ही हैं। व्हाट वी कैन कॉल इट एज, व्हाट वी कैन कॉल इट एज ऑप्टिमली स्टाफ्ड। लॉजिक समझ में आ गया? पक्का बच्चों? चलिए तो झटपट लिख लें इसको। बट दे आर वेरी सो कॉल्ड हार्ड वर्किंग पीपल। चलते हैं आगे बच्चों। व्हाट इज रिक्रूटमेंट? मैंने आपको बोला था, होमवर्क दिया था, अक्षय कुमार की स्पेशल 26 मूवी देखने का। देखिए आपने? अच्छा, संडे को देख लीजिएगा। प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड मोटिवेटिंग द कैंडिडेट कि वो अप्लाई करें। न्यूज़पेपर में वो निकलता है ना, वांटेड, सलमान खान की मूवी नहीं, हमको इतने पर्टिकुलर लोग यहां के लिए चाहिए। तो दैट न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट इज अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। इसी में आपको डिसाइड करना है कि आप अपने ऑफिस के अंदर से ही लोगों को प्रमोट करेंगे या कहीं बाहर से लेके आएंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अंदर से ही प्रमोट कर दिया तो इट इज व्हाट चिल्ड्रन? इंटरनल रिक्रूटमेंट। बाहर से लाए तो एक्सटर्नल। मान लीजिए कि आपके कोई रिलेटिव है और वो मर्चेंट नेवी में सो कॉल्ड 4 साल का कोर्स करके मैरिन टाइम एकेडमी से चले गए। अब प्रमोशन के लिए उन्होंने इंटरनल एग्जाम्स दिए और प्रमोट होते होते हेड, सो कॉल्ड कैप्टन या मार्शल की पोस्ट पे आ गए। तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटरनल। बट अगर ऑफिस में पॉलिसी है कि 20% लोग इंटरनली और 80% लोग एक्सटर्नली हम भरेंगे, तो 20% रिक्रूटमेंट विल बी फ्रॉम द एम्प्लॉइज अमंग अस, 80% फ्रॉम अदर ऑफिसेज ऑफ आर्स, नहीं समबडी एल्स। दूसरी कंपनी से भी आप ले सकते हैं, कोई रिटायर करके हमको ज्वाइन कर ले। बात समझ में आ रही है? स्कूल में आपने देखा होगा किसी जमाने में कोई टीचर इंग्लिश पढ़ाता था क्लास 7th 8th में, आज वो 10th क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो उनको हमने प्रमोट कर दिया। दैट इज व्हाट चिल्ड्रन? इंटरनल। ओल्ड प्रिंसिपल रिटायर्ड, न्यू प्रिंसिपल वाज वर्किंग इन डीपीएस देहरादून, अब वो सो कॉल्ड डीएवी मान लीजिए न्यू दिल्ली में चले गए। इट इज व्हाट? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट।
बात समझ में? डीपीएस अलग है, डीएवी अलग है, कहां से ब्रांच एक हो गई भाई? वो भी इंटरनली माना जाता है, बट उसमें थोड़ा सा सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। मान लीजिए कि मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को अपने ही ऑफिस में जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर बना दिया गया, इट इज इंटरनल। मेरे को दिल्ली ऑफिस से बेंगलुरु ऑफिस भेज दिया गया, इट इज स्टिल इंटरनल। अब मेरे को इंडिया से यूके भेजा जा रहा है, टैक्स मेरे को ज्यादा देना पड़े, तो मैं अब टीसीएस ग्लोबल में काम करूंगा। कहां पे? टीसीएस ग्लोबल। पहले मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड इंडिया में काम करता था, उन्हीं का सिस्टर कंसर्न है टीसीएस ग्लोबल। बट टैक्स के चक्कर में मेरे को यहां पे रेजिग्नेशन देना पड़ेगा और वहां पे मेरा न्यू एम्प्लॉयमेंट होगा। तो अंग्रेजी में ये इंटरनल रिक्रूटमेंट है, बट क्योंकि मेरा एम्प्लॉयमेंट नया है, वो बिजनेस एंटिटी डिफरेंट है, तो इट इज एक्सटर्नल। समझ में आ गया? मान लीजिए कि मेरे पास इंडिया में पिज्जा हट का भी फ्रेंचाइज है, मैकडोनल्ड्स का भी है, डोमिनोज का भी है। मैंने डोमिनोज में काम करने वाले मैनेजर को अपग्रेड कर दिया, इट इज व्हाट? इंटरनल। बट डोमिनोज में जो मेरा मैनेजर था, काम बहुत अच्छा कर रहा था, पिज्जा हट की सेल डाउन हो रही थी, मैंने कहा तुम इसको छोड़ो, तुम पिज्जा हट ज्वाइन करो। अब एंटिटी डिफरेंट हो गई, बट उसका मेन पर्सन ओनर तो मैं ही हूं, स्टिल दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एक्सटर्नल, क्योंकि एंटिटी डिफर कर गई है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? समझ में आ गया? समझ में आ गया? चले आगे। कॉपी डॉल, कॉपी डॉल। चलो भाई, व्हाट इज सिलेक्शन? एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गए। अब आपको देखना है कि इसमें से किन लोगों को रिटन टेस्ट के लिए, किन लोगों को इंटरव्यू के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए कॉल करें, और सो कॉल्ड क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ये जहां पे फिट बैठते होंगे हम इनको वहां पे पुट कर देंगे। तो अगर 1023 सीट के लिए यूपीएससी में 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, तो हम फाइनली 1023 ही सेलेक्ट करेंगे। इंटरव्यू कॉल हो सकता है हम 15,000 की ले लें, 15,000 में से 14,000 लगभग को रिजेक्ट कर देंगे, और कितने सेलेक्ट होंगे? 1,000। टॉप 72 73, जैसे मैंने आपको बताया, इनके पास आईएएस बनने का मौका होता है, इज दैट क्लियर? बट उसमें भी हम देखेंगे किसको कहां भेजा जा सकता है। अगर कोई गर्ल कैंडिडेट है, तो उसको हम बहुत टफ रीजन में, लाइक आप बोल सकते हैं पहाड़ी इलाके में, या वो नॉर्थ ईस्ट वगैरह में नहीं भेजेंगे, इज दैट क्लियर? कोई हरियाणा का रहने वाला एकदम जट है, भयंकर स्ट्रॉन्ग स्टर्डी टाइप का, थोड़ा लड़ाई वड़ाई भी कर सकता है, कंटा पंटा मार दो मर जाए आदमी, इनको थोड़ा खतरने वाली जोन पे भेज देंगे। जैसे आपने केंद्रीय विद्यालय का नाम सुना होगा, अब टीचर्स रिक्रूट हुए, जो मेल टीचर्स होते हैं उनके लिए प्रैक्टिकली टफ एरिया में जॉब करना कंपैरेटिवली माना जाता है कि इजी है, हाउ अ लेडी कैन हैंडल द फैमिली एंड ऑल दैट, इज दैट क्लियर? तो मेल्स का जो ट्रांसफर होता है वो हर 3 साल में होता है, और फीमेल्स का लगभग 5 से 8 साल में होता है। समझ में आ गया? होम टाउन एटलीस्ट 7 8 साल के बाद मिलेगा, 7 8 साल के बाद मिलेगा। लॉजिक समझ में आ गया? मेल्स को, बट फीमेल्स को 4 साल के बाद भी मिल सकता है ड्यू टू फैमिली ऑब्लिगेशंस। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्शन। लॉजिक क्या कह रहे हैं? अब ये माना जाता है कि वो अपना फैमिली ऑब्लिगेशन सो कॉल्ड निभा लेंगे। शायद फीमेल्स के लिए ऐसा होता है, वो थोड़ी गुस्सैल टाइप की होती हैं, कहीं वहीं सीनियर ऑफिसर को 2 घंटा अपना मार दें। समझ में आ गया? अब है अलग अलग क्या किया जाए। समझ में आ गई बात? अब मान ली कोई लेडी आईपीएस ऑफिसर है, जैसे किरण बेदी, और कहीं पे राइट्स वगैरह हो गए, तो इनको फिर सेकंड चांस पे भेजा जाएगा। अरे अपने घर का एग्जांपल ले लीजिए ना। मान ली घर में एक लड़का है, एक लड़की है, भाई बहन। अब रात में 10 बजे घंटी बजी, सो whom द पेरेंट्स वुड बी प्रेफरिंग जाए और गेट खोले? भैया, भैया तो आवारा है, कोई लेके चला जाए तो कोई टेंशन नहीं है। समझना कि ऐसी बात नहीं है। माना जाता है कि अगर लड़की को भेज देंगे और गुस्सा उस्सा आ गया, और इंपॉर्टेंट गेस्ट आए थे, वहीं 2 घंटा आप मार देंगी, तो इसलिए भैया को भेजा गया है। मैनी रीजन आर देयर। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो मतलब समझ गए कि नहीं, कि कैंडिडेट की सो कॉल्ड क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम उसे जॉब देंगे। जैसे स्कूल में देख लीजिए, सीनियर क्लासेस में ज्यादा जनसंख्या किसकी होती है? मेल्स की। और कम जनसंख्या? एकदम गलत जवाब। अगर कोएड स्कूल है, व्हाट? तो ज्यादा जनसंख्या मैथ्स की टीचर की, मेल्स की होगी। बट अगर पूरा ही कोएड नहीं है, पूरा का पूरा गर्ल्स स्कूल है, तो मेल्स एकदम उस तरह से मिलेंगे। वो क्या होते हैं?
अरे क्या बोलते हैं, अरे वो क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, एक वर्ड है इसके लिए, रुक जाइए। वो मूवी देखी थी मैंने, उसमें एक शब्द आया था, मिटियोर शावर की तरह। समझ में आ गया? मूवी का नाम याद आ गया होगा लोगों को। समझ में आ गया? अरे वो जिसमें एक लड़का कूद जाता है, उसका आई टीम सिलेक्शन नहीं होता, वो फिर पास्ट टेंस में चले जाते हैं। छिछोरे मूवी नहीं देखे? मैं नाम नहीं लेना चाहता था, आपने दिलवा ही दिया। इज दैट क्लियर? तो जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको लेडी टीचर्स नहीं मिलेंगी, इज दैट क्लियर, क्योंकि मैक्सिमम दलित-दर लड़के ही होते हैं वहां पे। इज दैट क्लियर और नॉट? पक्का? तो यही चीज यहाँ पे भी है। जूनियर क्लासेस स्कूल की हैं, नर्सरी से लेके 5वीं तक। अगर मेल टीचर क्लास में चला गया, समझ लीजिए बच्चों की तो मौज है, चाचा आए आज, चाचा हमारे विधायक हैं। समझ में आ गया? बच्चे अंकल ही बोलते हैं मेल टीचर्स को। खोपड़े में बात गई? क्योंकि घर में भी नर्सरी टू 5 के बच्चे ज्यादातर सो कॉल्ड किसके कंट्रोल में रहते हैं? मम्मी। तो एक मदरली टच चाहिए। इज दैट क्लियर? तो नर्सरी केजी प्रेप 1 to 5 में ज्यादातर आपको किस तरह के टीचर्स नजर आएंगे? फीमेल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अगर चांटा आंटा भी पड़ गया तो ज्यादा दुख नहीं होगा, घर में भी तो पड़ता था, यूज टू है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? बट सीनियर क्लासेस में कभी सुना है फीमेल टीचर्स ने किसी को चांटा मार दिया हो? सर नेल खराब हो जाएगा, सर नेल टूट जाएगा सर। अच्छा मार दे, चलिए तो चुलबुल पांडे होंगे आपके टीचर फिर। रानी मुखर्जी जी को फिर रखा है, नौकरी पे रखा होगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो भाई कुछ मेल टीचर्स चाहिए, भाई डिसिप्लिन कौन कंट्रोल करेगा? इज दैट क्लियर? अब स्कूल के बाद लड़ाई हो गई तो फीमेल टीचर तो नहीं जाएंगी, भाई नेल थोड़े बड़े बड़े थे, खराब हो जाएंगे नेल, तो भाई मेल टीचर को भेज दो, ये तो बेचारे एकदम अनाथ हैं, ये कहीं पे भी चले जाएंगे। तो बड़ा बुरा हाल है मेल्स का बेसिकली। कॉपी कर लिया सबने? चलिए, प्लेसमेंट। ये देखिए आंटी जी आ गई, ये हेड बॉस हैं। और मैक्सिमम हेड पोजीशंस पे आप पेप्सिको की इंदिरा नूई जी की बात कर लीजिए, या चंदा कोचर जी जो आईसीआईसीआई की हेड थी, या औशिव्या दास जो कोटक वेल्थ की हेड है। वाई ओनली फीमेल्स आर प्लेस्ड एट द टॉप पोजिशन चिल्ड्रेन? बिकॉज देयर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, their skills to handle the critical situations is much better than males. घर में झल्ली आ जाए बात अलग है, समझ में आ गया, बट वो जितने बेटर और पीसफुल पोलाइट तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर लेती हैं, मेल्स बौखला जाते हैं, बवंडर हो जाता है उनकी बुद्धि, पगला जाते हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च है, अ फीमेल ब्रेन इज 27 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन अ मेल ब्रेन। तो इसलिए मैं लड़कों को बोलता हूं, बेटा प्रिपेयर फॉर रैंक 2, प्रिपेयर फॉर रैंक 2, AIR 1 इज रिजर्व्ड। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस छोड़ दीजिए, बाकी कहीं पे भी लड़के AIR 1 रैंक स्कोर कर ही नहीं पाते। ये लड़कियों ने थोड़ी दया दृष्टि दिखाई है, ठीक है जाओ तुम ही अपने हाथ हाथ काले करो मशीन में, हम डॉक्टर बनेंगे, सुई घोपेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई? चलिए, तो प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? किस पोजीशन पे किस पर्सन को रखना है, अपॉइंटमेंट लेटर देने वाली स्टेज आ गई है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहला काम रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, और फिर प्लेसमेंट। RSP, व्हाट? RSP याद रहेगा? याद रहेगा? कैसे याद रहेगा? R और S तो रुपीस के लिए होता है, प्लीज पैसा दे दो तभी मैं काम करूंगा। RSP। लॉजिक समझ में आया? तो अगर आपके कोई भैया दीदी कुछ भी जॉब लेटर लेके घर में आते हैं तो उनका क्या हो चुका है? प्लेसमेंट। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? चलिए, विशा जी, मान्या जी, क्रिश जी, कोई क्वेरी? पीपल इन द हॉट सीट, एनी क्वेरी? सर। चलो भाई, ओरिएंटेशन। नो सर। पंखा सर गोल गोल घूमना है क्या इसमें? नहीं भाई, ओरिएंटेशन में गोल गोल घूमना नहीं है। हम अपने न्यू एम्प्लॉयज को अपने सिस्टम ऑफ वर्किंग से सो कॉल्ड, हिंदी में अवगत, अंग्रेजी में इनक्यूबेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनक्यूबेट कर रहे हैं, दैट इज ढाल रहे हैं उस पोजीशन के अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मम्मी ने पहले ढेर सारी, सॉरी दादी माँ ने ढेर सारी फोटोएं देखी कि पापा के लिए फिट कैंडिडेट कौन होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? और एक कैंडिडेट ढूंढ लिया 10 में से। तो 10 फोटो पंडित जी दिखाए, या मौलवी जी दिखाए, या ज्ञानी जी दिखाए, या प्रीस्ट चाचू दिखाए, उसमें से मम्मी ने 3 फाइनल की। मम्मी ने 3 फाइनल की, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है भाई? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, एक बहू चाहिए। दादी माँ ने एस्टिमेट कर लिया कितनी बहुएं चाहिए? 4 चाहिए। दादी माँ के 4 बच्चे थे भाई,
सबकी शादी एक साथ करनी है ताकि पैसा बच जाए। इज दैट क्लियर? 25 फोटो आई, कितनी? 25। दादी माँ को फाइनल कितनी करनी है? 4। 25 में से उन्होंने 8 सेलेक्ट कर ली। क्या कर ली? 8। अब अगेन जो 25 आई हैं ये रिक्रूटमेंट हो गया। व्हाट? रिक्रूटमेंट। मैट्रिमोनियल साइट पे डाल दिया था। अब उसमें से 8 सेलेक्ट हो गई। फाइन। इंटरव्यू वगैरह लिया गया, देखा गया। 4 दिल्ली वाली थी, बहुत तेज थी। समझ में आ गया? और दादी माँ कह रही कि भाई घर में मटर अटर भी छीलना पड़ेगा, तो ऐसी बहू लेके आए जो हम ही को ना डोमिनेट करने लग जाए। इज दैट क्लियर? पता लगा 4 बहुएं मिलके हमारी गर्दन दबा दें। इज दैट क्लियर? और एक सुसाइड नोट लिख के हमें फंसा दें उल्टा। तो फिर 4 अल्टीमेटली फाइनल कर ली। खोपड़े में बात जारी की नहीं भाई? उसके बाद जब शादी हो गई तो दादी माँ ने सबको, रिश्तेदारों को मिलवाया, सबके घर डिनर पार्टी वगैरह में गए, घर में क्या काम किसको करना है ये सब समझाया। तो घर में क्या काम कौन सी बहू करेगी, दैट इज कॉल्ड एज, व्हाट इज नोन एज चिल्ड्रन, प्लेसमेंट। व्हाट? प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? और इसके बाद घर के सारे गेस्ट से मिलवाना, किसके साथ क्या रिश्ता है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, कौन नौकर किस चीज का है, कौन कपड़े धोने वाला है, सारी बातों से, नियम कायदे कानून से सारी बहुओं को सो कॉल्ड अवेयर कर दिया। व्हाट वाज बीइंग डन चिल्ड्रन? ओरिएंटेशन। जैसे आप डे 1 स्कूल गए तो टीचर्स ने रूल्स एंड रेगुलेशन, सिलेबस वगैरह सब कुछ बताया ना, दैट वाज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ओरिएंटेशन। तो मेनी टाइम्स कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, हम एक 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम रख देते हैं और उस प्रोग्राम का ही ओरिएंटेशन एक हिस्सा बन जाता है। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? बिकॉज इफ आई एम सेलेक्टेड एज अ रेलवे एम्प्लॉय फॉर द टिकटिंग काउंटर, मेरा काम कुछ और होगा। बट इफ आई एम सेलेक्टेड एज अ रेलवे एम्प्लॉय और मेरे को ट्रेन में टिकट चेक करनी है लोगों, तब मेरा काम कुछ और होगा। तो कैसे हैंडल डिवाइस को यूज करना, आई बी टॉट। कैसे एम्प्लॉय विदाउट टिकट है उसको काउंसिल करना है, ट्रेन से फेंक तो नहीं देंगे ना लात मार के। समझ में आ गया? कैसे समझाना है, पता लगा टीटी को फेंक दिए लोग बाहर। इज दैट क्लियर? तो इन दैट केयर, और रात में अंधेरे में नजर भी नहीं है, काला कोट होता है क्योंकि। समझ में आ गई बात? और सुबह तक तो कचर चुका होगा पूरा। समझ में आ गई बात? मटन बन चुका होगा उसका। तो इन दैट केस अब काम अलग अलग होगा, तो उसको सीखने का तरीका भी अलग अलग होगा। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई बात? चलिए, कॉपी डॉल चिल्ड्रन। परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये क्या होगा? साल भर आप काम करेंगे, 2 साल काम करेंगे, 5 साल काम करेंगे, हर साल आपको जो टारगेट दिया गया है, इट विल बी सीन कि आप उस टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। जो काम आपको दिया गया है वो आप कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपका प्रमोशन, आपका इंसेंटिव, ये सब फिक्स होता है चिल्ड्रन। बात समझ में आई? तो अगर आप एम्प्लॉय होने के नाते हमारी कंपनी को बहुत ऊपर तक ले गए, तो यू मे बी प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ अ सीईओ फ्रॉम द पोस्ट ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट। आपको 20% सैलरी हाइक मिल गया और 100 करोड़ रुपए बोनस मिल गया। सर ये किसकी बात कर रहे हैं? सुंदर पिचाई साहब की। लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट चिल्ड्रन? तो समझ में आ गया व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल? चलिए झटपट इसको लिखें। चलिए, तो ये बात आप लिख सकते हैं, ये बात आप लिख सकते हैं चिल्ड्रन, जहां पे आपने पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट था, लिखिए वंस, वंस रिक्रूटमेंट वंस, सिलेक्शन वंस, प्लेसमेंट वंस, ओरिएंटेशन वंस। इज दैट क्लियर? परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट मल्टीपल टाइम्स, until unless any change is being applied। तो प्रमोशन लिख लिया सबने? एम्प्लॉय अच्छा करेगा तो उसे प्रमोट करेंगे, और खराब परफॉर्म करेगा तो डिमोट करेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलें आगे। तो कौन सी चीज एक बार होगी, until unless expansion is done, और कौन सी चीज बार बार होगी, ये समझ में आ गया? तो फिर से एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले क्या था? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। देयर आफ्टर क्या था? रिक्रूटमेंट। देयर आफ्टर सिलेक्शन। देयर आफ्टर प्लेसमेंट। एंड देयर आफ्टर, ये एक बार होगा बस। until unless any new setup is to be so called established, or any new branch is to be opened, or existing employee base has to be expanded। बिजनेस बढ़ गया तो हमको और लोग चाहिए, फिर ये सब काम चालू हो जाएगा। वैसे इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। समझ में आ गया? प्रमोशन तो भाई हर साल होगा ही होगा।
इज दैट क्लियर? बट प्रमोशन स्टार्टिंग में हर साल नहीं होगा, लेटर ईयर्स ऑफ द बिजनेस में हर साल होगा, जब कोई इंप्लॉय रिटायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कॉम्पनसेशन, हर महीने की सैलरी एज वेल एज एनुअल ईयरली इंसेंटिव्स इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? कॉम्पनसेशन चिल्ड्रन। मॉनेटरी भी होता है, नॉन मॉनेटरी भी होता है। सैलरी मिल गई कैश में, इंसेंटिव मिल गया, बोनस मिल गया, ये मॉनेटरी है। प्रमोट कर दिया गया आपको जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर में, आपको अब कैब मिलेगी ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने के लिए, पेमेंट उसका ऑफिस करेगा। दीज आर व्हाट चिल्ड्रन? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। समझ में आ गया? कभी कभी इंप्लॉयज को कूपन्स मिलते हैं कि वो रिलायंस स्मार्ट पॉइंट या वॉलमार्ट या ब्लिंकिट से सामान खरीद लीजिए, वो भी एक तरह का मॉनेटरी इंसेंटिव ही होता है। चलो, बात समझ में आ गई? मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर के जानने वाले हॉस्पिटल में आपको मिल रही है, पैसे आपको नहीं देने, आपका एम्प्लॉयर देगा। एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आने के बाद ही एम्प्लॉय को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो इट इज अगेन कॉल्ड एज नॉन मॉनेटरी चिल्ड्रन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये कॉम्पनसेशन जो है ये भी रेपिटेटिव होगा, ये भी वन टाइम नहीं होगा। लिख दिया सबने? सबने लिख लिया भाई? लिखिए झटपट फास्ट। चलिए, कॉम्पनसेशन समझ गए? कॉम्पनसेशन समझ गए? अब नॉन मॉनेटरी का मतलब ये ना समझिएगा एम्प्लॉयर ने कहा लो बेटा 2 किलो आटा ले जाओ, 2 किलो आटा, ये नहीं होता नॉन मॉनेटरी। आपको प्रमोशन मिल गया। इज दैट क्लियर? चलिए, सर ये पढ़ तो चुके हैं, फिर काहे पढ़ रहे हैं? अभी आपने रिक्रूटमेंट का स्टार्टर खाया था, व्हाट? स्टार्टर पकौड़ी खाई थी रिक्रूटमेंट की। ये पूरी सब्जी दाल खिचड़ी है रिक्रूटमेंट की। लिख लीजिए अपनी कॉपी में हेडिंग रिक्रूटमेंट। व्हाट? रिक्रूटमेंट। प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय। सेम है बच्चों, आपने ये लिखी हुई है डेफिनेशन, तो फिर से इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली हेडिंग डाल के सोर्सेस लिख लीजिए। अपने ही जूनियर टीचर को कुछ साल बाद आपने सीनियर क्लास में देखा, इट वाज इंटरनल। पुराने वाले जा चुके थे या थे, नए आ गए क्योंकि स्कूल में सेक्शन बढ़ गया। हमारे जमाने में तो भाई ये लीगल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स होते ही नहीं थे, तो इनके टीचर्स भी नहीं थे। अब आ गए तो इनके टीचर्स भी आ गए। नहीं समझे? इनकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई? भाई हिंदी का टीचर तो नहीं पढ़ा पाएगा ना सब्जेक्ट को, या तो एमए इन पॉलिटिकल साइंस हो, या आपने बीए एलएलबी का कोर्स किया हो, एलएलएम का कोर्स किया हो। कोई रिटायर्ड जज को हम नहीं रिक्रूट कर सकते क्योंकि उसको उम्र ऑलरेडी 60 साल पार कर चुकी है। खैर जजेस तो 62 और 65 में रिटायर होते हैं। तो कोई बाहर से आया नया, इट इज एक्सटर्नल। अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अपग्रेड कर दिया तो इंटरनल। बात समझ में आई बच्चों? दोनों के मेरिट्स हैं बच्चों, दोनों के डीमेरिट्स हैं। अगर आपको पता है कि हर 4 साल में तो प्रमोशन होना ही होना है, आप हो जाएंगे कामचोर। और अगर आपको पता है बढ़िया काम करूंगा तभी प्रमोट किया जाऊंगा, नहीं तो मालिक बाहर से किसी को ले आएंगे, तो आपका एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगा। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? चलिए बच्चों, तो राइट डाउन नेक्स्ट। सबने सोर्सेस लिख लिए? एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस आपको भेज दिया गया, क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफर। ये इंटरनल रिक्रूटमेंट में आता है बच्चों। हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है सर? टाटा मोटर्स में वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको ताज होटल का वाइस प्रेसिडेंट ही बनाया गया। इट इज व्हाट चिल्ड्रन? हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। वाइस प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे ऐसे। टाटा मोटर्स में वीपी थे, टाटा मोटर्स में ही सीईओ बन गए। व्हाट इज दिस? वर्टिकल। अभी एक और बताने जा रहा हूं। टाटा मोटर्स में वाइस प्रेसिडेंट थे, ताज होटल्स में सीईओ बन गए, ये डायगनल होता है। व्हाट? डायगनल। क्योंकि आपका एरिया ऑफ बिजनेस भी बदल गया और पोस्ट भी बदल गई। होते सब इंटरनल हैं, होते सब इंटरनल हैं। टाटा से ही टाटा में जा रहे हैं। समझ में क्या? ग्रुप तो सेम है, क्योंकि सारे टाटा के बिजनेसेस का प्रॉफिट टाटा सन्स के पास जाता है। किसके पास? टाटा सन्स। तो टाटा सन्स अगर 25 बिजनेसेस करता है तो टाटा सन्स सब में शेयर होल्डर है। टाटा सन्स, ताज होटल का भी पैसा उनके पास जाता है, विस्तारा एयरलाइंस का भी जाता है, टाटा पैसेंजर कार्स का भी जाता है, टाटा लोकोमोटिव्स का भी जाता है, टिस्कॉन सरिये का भी जाता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का भी जाता है, आईटीसी का भी जाता है, टाटा की कॉपी आती है उसका भी जाता है, वो अगरबत्ती बनाते हैं उसका, सबका प्रॉफिट जाता है। समझ में आ गया? तो फिर से सुन लीजिए।
वाइस प्रेसिडेंट से सीईओ, इट इज वर्टिकल, इट इज वर्टिकल। वाइस प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट, इट इज हॉरिजॉन्टल। एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से उसी ग्रुप की दूसरी कंपनी के सीईओ बन गए, इट इज डायगोनल बेसिकली। समझे बात को? समझ में आ गया? कॉपी कर लिया सबने? प्रमोशन, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफर के अंडर में आपको शब्द क्या पढ़ने को मिला था? हॉरिजॉन्टल। ये इंटरनल रिक्रूटमेंट है। क्या है? इंटरनल। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट से सीईओ बना दिया गया, क्या बना दिया गया? सीईओ। ये भी इंटरनल रिक्रूटमेंट है, बट इसका नाम क्या होता है? वर्टिकल शिफ्टिंग तो है, बट इसका नाम क्या है? प्रमोशन। हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग में आपका अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहेगा। नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? फिर से पीछे आ जाइए, फिर से पीछे आ जाइए, ध्यान दीजिए। ट्रांसफर में क्या लिखा हुआ है बच्चों? हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, ठीक है इंटरनल रिक्रूटमेंट। आपका अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहेगा। इधर भी आप वाइस प्रेसिडेंट थे, उधर भी आप वाइस प्रेसिडेंट ही हैं। देयर इज नो चेंज इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रहेगी बात? याद रहेगी बात? व्हाट यू आर सीइंग इन प्रमोशन, ये भी इंटरनल रिक्रूटमेंट है। आई रिपीट, ये भी इंटरनल है, बट इस इंटरनल रिक्रूटमेंट का नाम क्या है? प्रमोशन। यहां पे आपकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप इस बात को जरूर लिख लीजिए चिल्ड्रन। इंटरनल रिक्रूटमेंट में हम ट्रांसफर करते हैं, हम प्रमोशन करते हैं। इज दैट क्लियर? ट्रांसफर के केस में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहती है। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई भाई। वेयर एज इन केस ऑफ व्हाट इज टर्म्ड एज प्रमोशन, आपकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? कंफर्म? आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी में दो सेक्शंस थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। कुछ बच्चों का एडमिशन ए में हुआ था, बट वो बी में आ गए। बी में हुआ था, वो ए में चले गए। चेंज ऑफ सब्जेक्ट, बट द सेक्शन रिमेन्स सेम। क्या हो गया ये? ट्रांसफर। क्या हो गया? ट्रांसफर। 99% बच्चे पास हो गए, 1% फेल हो गए। ये 99% अगली क्लास में जाएंगे, सिलेबस के लेवल की डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? और सर वो जो फेल हुआ उनका क्या हुआ? उनका स्टैग्नेशन हो गया। लॉजिक समझ में आया? आएगा आएगा, अभी आएगा, परेशान मत होइए, अभी आएगा। वो दलिद्दर वहीं के वहीं रह गए। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। तो बढ़िया, आईएसबी हैदराबाद से एमबीए करके कोई इंसान सीईओ के जॉब पे चला गया, 30-40 साल नौकरी किया, वहीं से रिटायर हो गया। लोग ताना मार रहे हैं तुम अपने जीवन में तरक्की ही नहीं कर पाए। सीईओ के जॉब पे गए थे, वहीं से रिटायर हो गए। क्या गंदा मजाक है। अब सीईओ से ऊपर क्या चाहेगा? मैं भगवान के पास पहुंच जाऊं? तुम जमादार की तरह एडमिट हुए थे और सीनियर डायरेक्टर की तरह निकले, वाह क्या तरक्की की है तुमने। दिस इज प्रमोशन। समझ गए भाई सब लोग? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो ट्रांसफर और प्रमोशन का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है बच्चों? दोनों में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का चेंज आ जाता है। सिमिलैरिटी क्या है? दोनों इंटरनल रिक्रूटमेंट है। समझ में आ गया? नहीं समझे? समझ में आ गया? पहले सस्ता वाला चश्मा पहनते थे, महंगा वाला पहनने लग गए। व्हाट? प्रमोशन। एक सस्ता टूट गया, दूसरा वैसा ही सस्ता खरीद लिया। ट्रांसफर। इज दैट क्लियर? उसी चश्मे को टूटा फेविक्विक से जोड़ लिए। स्टैग्नेशन। डिमोशन तो जब चश्मा है ही नहीं। चलिए, सबने कॉपी कर लिया? तो अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको बच्चों एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट।